वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का सेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आर्मी कैटेगरी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है जो कि है जनरल साइंस का। जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके जनरल साइंस वाले पार्ट से आते हैं, और ये आपका लाइव टेस्ट है, तो आपको जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है। जितने स्टूडेंट अभी ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन आ जाइए। यहाँ पर हम सुपर 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स रहेंगे। ठीक है, आज का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, साथ साथ आपको जवाब देना है टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे, यानी कि सुपर 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको साथ साथ जवाब देना है। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को वहाँ पर रोक लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको तुरंत आंसर बताऊँगा। मैं आपके लिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी डैश। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इसके लिए आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से लंबे हैं। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी तक ज़्यादा बच्चों का आंसर सही नहीं आया। तो यदि आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है तो आवृत्ति जो है वो समान बनी रहती है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, जबकि तरंग दैर्घ्य बदलता रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और एक्स किरण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बीटा किरणों के अंदर जो है ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरणों को हम इस तरह के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है, यानी कि आपका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है औसतन, आपको ये बताना है। और देखिए, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं पता तो आपका तैयारी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। ओके, तो आपका टाइम आउट होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जैसा मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 120 दिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पे हैं, आपको फटाफट आंसर देना है। जितने स्टूडेंट अभी लाइव हैं या फिर जितने बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, वीडियो कंप्लीट होने के बाद, लाइव कंप्लीट होने के बाद, उनके लिए भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। आपके आर्मी जीडी में भी आया है, क्लर्क में भी आया है ना, और कई सालों से रिपीट होता भी आया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कुछ के आंसर गलत हैं, कुछ के आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, आपको बताना है। और ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिएगा, संवेग 2 गुना हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, यानी कि यदि हम किसी वस्तु का वेग 2 गुना करेंगे तो उसका संवेग जो है वो 2 टाइम हो जाएगा, और उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, पहली बात, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे सिंगल भी आ सकता है कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग पर क्या प्रभाव होगा, तो संवेग 2 गुना हो जाएगा, है ना। तो ये सिंगल में भी आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? और इस क्वेश्चन को शायद बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लवक जैसे हरित लवक हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, ये सभी के सभी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और रिक्तिकाएँ भी पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है यदि हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है हमारे श्वसन क्रिया के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। तो इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। तो देखिए 2 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ? आपसे ऐसे क्वेश्चन आंसर देगा ऑप्शन में, आपका आंसर होगा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया बुखार होता है। अब आपसे इसका कारक भी पूछ रखा है, तो कारक क्या होगा? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसा मैं देख रहा हूँ सबका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर आना चाहिए कि आपका स्कोर कितना हुआ है। नेक्स्ट वीडियो फिर उसी हिसाब से मैं लेवल बढ़ा के लाऊंगा या फिर लेवल घटा के लाऊंगा, आपके कमेंट के हिसाब से कि आपका स्कोर कितना चल रहा है। या फिर आप बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो हाई लेवल का चाहिए, थोड़ा सा और टफ, या फिर यही लेवल में रहने दूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर सारे के सारे गिवन हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ऑप्शन डी जिन्होंने चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है जनाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारा का निष्कर्ष किया जाता है, यानी कि पारे का अयस्क क्या है? पारा कहाँ से प्राप्त होता है? ज़बरदस्त क्वेश्चन और ज़बरदस्त आंसर है ऑप्शन सी, पारा जो है वो सिनेबार से प्राप्त होता है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए गैलेना जो है यह शीशे का अयस्क है, यहाँ से शीशा प्राप्त होता है। करेक्ट है जी। अच्छा, बॉक्साइट जो है यह किसका अयस्क है? ये अयस्क है एल्यूमिनियम का, यहाँ से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है आपका। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? लास्ट का पॉइंट आप जरूर पढ़ा कीजिए, कौन सी राशि सदिश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सारे स्क्रीन पे हैं, फटाफट आपको आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिएगा। आपकी नॉलेज का अच्छा टेस्ट हो रहा है आज। तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो देखिए, अगर आप मेरा ये चैनल बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं या फिर आप किताबें भी पढ़ रहे होंगे और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप अपनी तैयारी करना ही बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा जनरल क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे तो भी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 7.4 जो है वो मानव रक्त का पीएच मान होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो कौन सा रोग संक्रामक है? और इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे फंसने वाले हैं। लीजिए, गलत आंसर भी आने शुरू हो गए यहाँ पे। तो यदि आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है, डिप्थीरिया, यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक यानी कि दूसरे से दूसरे में फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है? वर्गीकरण का पितामह, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा लीनियस। इनका पूरा नाम है कार्ल लीनियस। मनुष्य का नाम भी इनके ऊपर ही पड़ा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। राइट आंसर दीजिएगा फटाफट। तो जिन्होंने ऑप्शन सी को चूज़ किया है हिस्टोलॉजी, वो बिल्कुल सही है जनाब, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे लेवल पर है। ठीक है, हिस्टोलॉजी जो है वह ऊतकों का अध्ययन होता है। कुछ लोगों ने साइटोलॉजी भी चूज़ किया होगा, साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अटकने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो चूज़ कर रहे होंगे वो आंसर बिल्कुल सही दे रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कैडमियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट 19, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम है कास्टिक सोडा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं।
यानी कि द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं वाष्पन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि सीधा ठोस से, कि कोई वस्तु ठोस से सीधा गैस बन जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से द्रव नहीं बनेगा, सीधा जाके वो गैस में ही परिवर्तित हो गया, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आया है। ठीक है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कपूर। कपूर को आप जलाएंगे तो लिक्विड कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा, सिर्फ गैस बन के उड़ जाएगा। कपूर, नेफ्थलीन, चारकोल, ये सभी ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। फैराडे का नियम संबंधित है इलेक्ट्रोलाइसिस से। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, चींटियाँ मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। फटाफट से आपको आंसर देना है, आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो चींटियाँ मधुमक्खी के काटने पर उसमें डंक पाया जाता है, वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है उसके डंक में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 23, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको इसका आंसर पता है, बस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमा के आपके सामने पेश किया है। तो एडवर्ड जेनर जो है यह चेचक के टीके की इन्होंने खोज की थी, तो ये इस रोग से जुड़े हुए हैं। ओके। अच्छा, 24, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। यानी कि सूर्य निकलने से पहले ही हमको सूर्य दिखाई देने लग जाता है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब प्रकाश का प्रकीर्णन मत कर देना, ठीक है, कि प्रकाश का प्रकीर्णन अगर आप डाउट लेके चल रहे हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि सूर्य अस्त हो गया उसके बाद भी जो आसमान में लालिमा छाई रहती है वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 25, एक भारी नाभिक के दो हल्के न्यूट्रॉनों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में बोलूं कि नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वेरी सिंपल, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। परमाणु बम, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है। अच्छा, सूर्य से ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना, वो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ये भी एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 26 से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैथ की अलग से वीडियो हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हैं, इंग्लिश की वीडियोज़ हैं, जीके की वीडियोज़ हैं, साइंस की वीडियोज़ हैं। सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, सभी आपके लिए हेल्पफुल हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले आपका यही काम होना चाहिए कि आपको वीडियो को यहाँ पे लाइक करना है प्लीज़। ओके। और अगर आपको इस वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, यानी कि जितने ये क्वेश्चन हैं, अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो 26 है, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। अब यहाँ पे इसमें इंग्लिश में नोट किया हुआ है फोटोसिंथेसिस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। फोटोसिंथेसिस को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया यही होती है। 27 है, सेल्सियस पैमाने का डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, 0 डिग्री जो सेल्सियस है इज़ इक्वल टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। 28, अतिचालक का लक्षण है। इनमें से क्या जो है अतिचालक के लक्षण हैं। तो जो अतिचालक होगा उसकी पारगम्यता जो है वो उच्च होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर होगा और बिल्कुल आप सही आंसर भी दे रहे हैं। 29 है आपका, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस पत्र किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं जी, तो वो होते हैं लाइकेन से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपकी क्विज़ भी यहाँ पे ख़त्म होती है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है।
30 है, क्या प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब दे रहा होंगे आप लोग। आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक होता है। तो यहाँ पर आपके सुपर 30 का जो सीरीज़ है ये कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।